आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन फैमिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है कार्बन फैमिली। अगर एग्जाम के पर्पज से हम देखें तो एग्जाम के पर्पज से, मार्क्स के पर्पज से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है और सिंप्लिसिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। लेकिन अगर लाइफ के पर्पज से देखा जाए तो लाइफ के पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है। अगर आज हम कोई लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, थोड़ी बहुत भी जितनी है हमारे पास, वो इसी फैमिली की देन है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर लाइफ एग्जिस्ट भी करती है तो वो इसी की वजह से एग्जिस्ट करती है, वरना लाइफ ही नहीं होगी। तो एक एक एलिमेंट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस क्या है वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बन फैमिली के हमारे पास सिंबल और नेम यहाँ लिखे हुए हैं। हमारे पास एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। याद कैसे करना है, पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे काशी गए शंकर प्रभु के नाम से इसे इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका सिर्फ ये, काशी गए शंकर प्रभु या शंकर पार्वती, जिस तरीके से भी हमें याद रह सकता है। ठीक है, तो नाम हो गए इनके एंड सिंबल हमें याद हो गए। अब हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बहुत सिंपल है, 6th 7th क्लास से हम पढ़ते हुए आ जाता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब से भी हम एटम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाने लग जाता है। आगे के अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो हम निकाल सकते हैं मैजिक नंबर से। मैजिक नंबर से किस तरीके से, मैजिक नंबर हम लोग जानते हैं। मैजिक नंबर क्या होता है हमारे पास, 2 8 8 18 18 32 एंड 32। तो नीचे हमारे पास एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो हम बात करेंगे सिर्फ यही तक, 2 8 8 18 18 32। अब हमें अगर एटॉमिक नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें याद है कितना है, 6। 6 में हम ऐड करेंगे 8। 6 में ऐड किया 8 तो आया हमारे पास 14। 14 में ऐड करेंगे हम लोग 32, सॉरी 18। तो 14 प्लस 18 आया 32। 32 में हम ऐड करेंगे 18 तो आएगा हमारे पास 50। और 50 में हम ऐड करेंगे 32 तो आ जाएगा हमारे पास 82। तो ये 2 8 8 18 18 32 से हम इनके मैजिक नंबर से इनके एटॉमिक नंबर इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हमें इनके सिंबल की पोजीशन याद है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। कार्बन फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NH2 NP2। ठीक है, अब यहाँ पर जो N है वो N क्या है, N है नंबर ऑफ ऑर्बिट। उसके अंदर टोटल कितने ऑर्बिट है, या फिर ऑर्बिट को जो डिनोट किया जाता है वो डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ पीरियड से, मतलब वो एलिमेंट कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे हम कार्बन के बारे में अगर बात करें तो कार्बन कौन से पीरियड में है, अभी कार्बन सेकंड पीरियड में है, तो हम एन की जगह क्या लिख देंगे यहाँ 2। 2s2 2p2, और 2 से पहले जितना भी आता है वो हम सब फिल कर देंगे, जैसे 1s2 2s2 2p2। अब 1s2 हम जानते हैं हीलियम, मतलब एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस को हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1s2 की जगह हमने लिख दिया हीलियम, बाकी 2s2 2p2 हमने लिख दिया। इसी तरीके से सिलिकॉन का जो पीरियड नंबर है वो है 3, तो 3s2 3p2, और इससे जस्ट पहले वाली नोबल गैस। अब हम बात करें जर्मेनियम के बारे में, तो जर्मेनियम का पीरियड नंबर होता है 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4s2 4p2, और हम जानते हैं कि 4s2 4p2 से पहले 4s2 से पहले 3d ऑर्बिटल फिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो नोबल गैस है वो है Ar। Ar के बाद 3d10 आएगा, और 3d10 के बाद 4s2 4p2 आ जाएगा। Sn की बात करें, टिन के बारे में बात करें, तो टिन का जो पीरियड नंबर होता है वो होता है 5। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है 5s2 5p2। इससे पहले जितने भी आएंगे वो सब फिल कर देना है, तो इससे पहले हमारे पास Kr एंड 4d10 फिल होता है। नेक्स्ट हम बात करें लेड के बारे में, तो लेड का जो हमारे पास पीरियडिक नंबर है वो है 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6s2 एंड 6p2। इससे पहले 4f14 एंड 5d10, और जिनोन हमारे पास ये है ही नोबल गैस। ठीक है, अब यहाँ पर इंपोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ इसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और वो किस वजह से चेंज होती है तो देखो उसके बारे में बता रहा हूँ। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप के ऑर्बिटल थे कार्बन में, एस एंड पी, और कोई ऑर्बिटल नहीं है। अगर हम सिलिकॉन में देखें तो सिलिकॉन में भी सिर्फ एस और पी टाइप के ही ऑर्बिटल है।
लेकिन हम जर्मेनियम में आए तो जर्मेनियम तक आते आते हमारे पास एक नया डी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, जो कि ऊपर दोनों में नहीं थे। और इस डी ऑर्बिटल की एंट्री की वजह से यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट पर इफेक्ट होगा और इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम चले आगे टिन में। तो टिन में कोई नया ऑर्बिटल नहीं आया, जैसे जर्मेनियम में डी ऑर्बिटल नया आया था, टिन में किसी भी नए ऑर्बिटल की एंट्री नहीं हुई। लेकिन अगर लेड की बात करें तो लेड में भी हमारे पास एक एफ ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, तो नए ऑर्बिटल की एंट्री कहाँ कहाँ हुई है? एक तो जर्मेनियम में आया डी ऑर्बिटल, और एक आया हमारे पास लेड के अंदर आया हमारे पास एफ ऑर्बिटल। अब इनकी वजह से इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है, वो जब हम पीरियडिक ट्रेंड पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पीरियडिक ट्रेंड में बात की जाएगी। अब हम बात करते हैं इनकी इंपोर्टेंस के बारे में। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट्स की ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन। कितना इंपॉर्टेंट? केमिस्ट्री चलती है कार्बन से। केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट है। उन 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर कर लेते हैं, और सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट बनाई जाती है। मतलब पूरी केमिस्ट्री, अगर हम C4 केमिस्ट्री बोलते हैं तो C4 ही कार्बन है। इतना ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर हम बात करें हम किसके बने हुए हैं, हम खुद, तो हम कार्बन के ही बने हुए हैं। हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर तुम्हारे हाथ में भी इस टाइम पे स्मार्टफोन है, लैपटॉप है या पेपर पेन है, उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। वो भी कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, कार्बन का कंपाउंड है वो, सब चीज कार्बन की है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कार्बन की इंपॉर्टेंस के बारे में क्लासेस में। और अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? हम लोग जॉब लगेगी, जॉब लेके पैसे कमाएंगे। पैसे किसके बने होते हैं? पैसे बने होते हैं कागज के। ठीक है, या फिर अगर कार्ड है तुम्हारे पास तो कार्ड, और प्लास्टिक की भी मनी होती है तो वो भी कार्बन की होती है। सब कार्बन से मिलके बने होते हैं। पैसे कमा के क्या करने वाले हो? पैसे कमा के ज्वेलरी खरीदने वाले हो, डायमंड खरीदोगे, जो सबसे अच्छे सबसे महंगी ज्वेलरी है। वो क्या है हमारे पास? डायमंड प्योर कार्बन का एलोट्रोप है। सब कुछ कार्बन से मिलके बना हुआ है। मतलब जहां भी अगर किसी भी कंपाउंड की तुम बात करोगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा ही होगा। अगर हम सिर्फ कार्बन हटा दें इस दुनिया से, 118 एटम में से हम सिर्फ एक एटम कार्बन हटा दें, दुनिया एक बार में खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं बचेगा इसमें, कुछ सेकंड भी नहीं चल पाएगी। इतना इंपॉर्टेंट ये कार्बन है। तो कार्बन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट है, आइसोटोप्स की बात करें तो वो आइसोटोप कौन से है हमारे पास? C12 और C13 जो हमारे पास आइसोटोप्स है वो ही स्टेबल है। अगर C14 आइसोटोप की बात की जाए तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम जानते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट धीरे धीरे खुद अपने आप निकल उसमें से खर्च होता रहता है। तो ये क्या काम आ सकता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट? ये भी बहुत काम आता है। जैसे अगर कोई भी हमें कोई भी पुरानी चीजें होती है, जैसे अगर मान लो कोई ट्री है, उस ट्री की हमें लाइफ पता करनी है, कोई बहुत पुराना पेड़ है, तो हम बोलते हैं कि ये पेड़ 1100 साल पुराना, 1200 साल पुराना है, बहुत हिस्टोरिक पेड़ होते हैं। तो वो कैसे पता लगता है? उन्हें कोई नोट तो कर नहीं रहा होगा, वो इस C14 आइसोटोप से पता लगता है। हम उनके अंदर C14 आइसोटोप डालते हैं और हम देखते हैं कि वो C14 आइसोटोप कितने टाइम में खर्च हो रहा है, कितने टाइम में वो आधा हो जाता है। इसकी हाफ लाइफ हमें पहले ही पता है कि इसकी हाफ लाइफ होती है 5770 ईयर्स। बहुत ज्यादा है इसकी हाफ लाइफ, 5770 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। तो इसके बेस पर ही हम किसी भी चीज की एज पता करने में कैपेबल हो पाते हैं। अगर हम जैसे खुदाई करते हैं तो खुदाई करने में बहुत सारी मूर्ति निकल आती है, तो उन मूर्तियों की कितनी पुरानी मूर्ति है वो कैसे पता लगता है? वो यहीं से पता लगता है, C14 आइसोटोप से। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहां पर भी काम आता है। मतलब प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में, पास्ट की अगर कोई चीज निकल आए तो भी हम उसे कार्बन से ही पता करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट कार्बन है हमारे पास ये। कार्बन के अलावा हम बात करें सिलिकॉन की, तो देखो कार्बन है हमारे पास लाइफ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और उस लाइफ को लग्जरी लाइफ बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ मतलब थोड़ा बहुत अच्छा करने के लिए, प्योर लग्जरी नहीं, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन सेकंड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट बाय मास, ध्यान रखना बाय मास की बात चल रही है, सबसे ज्यादा मिलने वाला सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, जनरली तो हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन याद रखते हैं जो हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बाय वॉल्यूम होता है। बाय वॉल्यूम नंबर 1 नाइट्रोजन है अर्थ पर,
एटमॉस्फेयर में, और नंबर 2 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर बाय मास की बात करें अर्थ क्रस्ट में, तो वो क्या है हमारे पास, वो सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिलिका एंड सिलिकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिलिका एंड सिलिकेट्स की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ, देखो यहां से पता लग जाएगा, सिरेमिक्स, सीमेंट एंड ग्लास एक्सेट्रा भी। जिस घर में तुम रह रहे हो वहां पर सिलिकॉन भी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अगर सीमेंट नहीं होगा, सेरेमिक्स नहीं होंगे, सेरेमिक्स किस में काम आते हैं, टाइल्स वगैरह में काम आता है। ग्लास, ग्लास किस में काम आते हैं, जो एक्सपेंसिव घर बनाने में, जैसे बहुत ज्यादा ग्लास का वर्क किया जाता है तो एक्सपेंस बहुत चला जाता है उसका। तो जो लग्जरी लाइफ होती है, थोड़े बहुत अच्छे घर होते हैं, उनके अंदर क्या काम आता है, सिरेमिक, सीमेंट, ग्लास, ये सब काम आता है। तो सिलिकॉन वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें सिलिकॉन के बाद आता है हमारे पास जर्मेनियम। तो देखो सिलिकॉन हम जानते हैं सेमीकंडक्टर होता है, और जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर होता है। और ये सेमीकंडक्टर किस में काम आता है, सेमीकंडक्टर आते हैं ट्रांजिस्टर्स बनाने के काम में आता है। और ये कहाँ काम आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे ज्यादा काम आते हैं। अगर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम नहीं होंगे तो ट्रांजिस्टर्स नहीं होंगे, डायोड्स वगैरह बहुत कम होंगे। हाथ में जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो हमारी लाइफ को इजी बना रहे हैं, ये भी बनना बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन लाइफ देने के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन उस लाइफ को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ को बचाना मतलब अगर अगर ये सीमेंट, सेरेमिक्स, ग्लास नहीं होंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम झोपड़ी में रहेंगे। ठीक है, जंगलों में रहेंगे। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम घर बनाते हैं, पक्के मकान बनाते हैं, उसके लिए सिलिकॉन काम आता है। ठीक है, और उसे और ज्यादा लग्जरी बनाने के लिए स्मार्टफोन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, वो किस में काम आते हैं, वो जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस है इसकी भी बहुत। जर्मेनियम के बाद आता है हमारे पास टिन। टिन क्या काम आता है, टिन आता है हमारे पास एलॉय मेटल्स बनाने के। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं, जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं एलॉय के बनाए जाते हैं। तो उस लाइफ को इजी बनाने के लिए एलॉय मेटल्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, जिसके अंदर टिन काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पीबी, लेड। लेड क्या काम आता है, लेड की देखो, लेड के बारे में बताता हूँ। लेड एक लैटिन, लेड नॉर्मल नाम है। अगर इस पीबी का सिंबल से अगर हम नाम देखें तो इसका जो लैटिन नाम है, वो लैटिन नाम है प्लम्बम। लैटिन नाम क्या हो जाएगा इसका, प्लम्बम इसका लैटिन नाम है। अब इस प्लम्बम से क्या इंपॉर्टेंस निकलता है, इस प्लम्बम को रिलेट करके देखो ये किससे रिलेट हो रहा है। इस प्लम्बम को जहां तक मुझे लगता है तुम लोग सही रिलेट कर रहे होगे, ये रिलेट कर रहा होगा, प्लम्बर सुना होगा, प्लम्बर। अब ये प्लम्बर या प्लम्बेट, ये क्या चीजें होती है, प्लम्बर किसका काम करता है, पाइप्स वगैरह होती है, नल के पाइप्स वगैरह होते हैं, उसी का काम करता है। तो क्या हम सही सोच रहे हैं कि प्लम्बम भी वही काम आता होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये प्लम्बम वही काम आता है। ठीक है, तो ये जो पाइप स्टोरेज है पानी को स्टोर करने के लिए या फिर पानी के फ्लो के लिए, लेड काम में लिया जाता है। मतलब अगर देखो जैसे हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर पानी की पाइप्स होती है और वो बहुत ज्यादा अंदर फिट की जाती है। आजकल तो बहुत सारे पॉलीमर्स आ गए हैं पाइप को बनाने के लिए, लेकिन पहले ये नहीं थे, पॉलीमर्स हमारे पास नहीं थे, प्लास्टिक की पाइप्स नहीं थी। तो पहले हमें मेटल चाहिए था जो बहुत स्ट्रांग हो और जो बार बार खराब ना हो। क्योंकि पानी की पाइप जब अंदर फिट की जाती है और वो बार बार खराब होने लग रही है, तो बार बार खराब होने का मतलब है उसे मेंटेनेंस करने के लिए बार बार खोला जाएगा। तो हमें ऐसा पाइप चाहिए, ऐसा मेटल का पाइप चाहिए जो बार बार खराब ना हो। अगर हम आयरन लगाते हैं जो कि स्ट्रांग तो होता है, लेकिन स्ट्रांग होने के साथ साथ वो रस्ट भी करता है, कोरोजन लग जाता है उसके ऊपर, कोरोइड हो जाता है, तो वो जल्दी खराब हो जाता है, तो हम आयरन नहीं लगा सकते। बाकी अगर हम नॉन रिएक्टिव एलिमेंट लगाएं, जैसे कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट के अंदर हमारे पास प्लेटिनम आ जाता है, लेकिन इतने एक्सपेंसिव हम लगा नहीं सकते सिर्फ पानी की पाइप के लिए, तो इसलिए क्या यूज में लिया जाता है, वहां पर यूज में लिया जाता है लेड। अगर पुराने पाइप या पुराने पाइप्स देखोगे या फिर अगर मूवीज में देखोगे, अगर तुम नॉर्मल लाइफ में नहीं देखो पुरानी चीजें, तो वहां पर भी जितने भी हमारे पास ये बड़े बड़े नल होते हैं, या जिसे हम कहते हैं टैप होते हैं, वो टैप किसके बनाए जाते थे, पहले टैप लेड के बनाए जाते थे। लेड क्या करता है, लेड जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ वो बहुत कम क्वांटिटी के साथ में रिएक्शन करेगा और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। जैसे अगर ये एक लेड की पाइप बोल देता हूँ, इसके अंदर से पानी फ्लो हो रहा है, तो ये अपने आप में यहीं पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से एक बार ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है,
तो फिर पानी इसके साथ रिएक्शन नहीं करता और पानी यहाँ से कंटिन्यू सीधा फ्लो होता रहता है। तो जो टैप्स होते हैं पानी के, वो लेड के बनाए जाते हैं। जैसे अगर हैरी पॉटर मूवी तुम लोगों ने देखी होगी, तो हैरी पॉटर मूवी में भी पार्ट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा पार्ट है, उस पार्ट में नीचे एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का टैप दिखाया जाता है। वो ब्लैक कलर का टैप किसका बना हुआ था? वो ब्लैक कलर का टैप, ऐसे ब्लैक कलर के जितने भी डार्क मेटल होते हैं वो किसके होते हैं हमारे पास? टैप, वो लेड के बने होते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस इस लेड का है। पहले पानी का स्टोरेज इसी में किया जाता था, पानी का फ्लो भी इसी में कराया जाता था। बाद में हमारे पास बहुत सारे अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसलिए लेड का यूज बहुत कम किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है इसलिए। तो देखो, अगर हम देखें सीक्वेंस में, अगर एक बार हम देखें तो कितना इंपॉर्टेंस इसका आ रहा है कार्बन फैमिली का। ये हमारे पास है पीबी की। अगर हम बात करें कार्बन की, अगर हम बात करें तो कार्बन है हमारे पास लाइफ देने के लिए इंपॉर्टेंट। लाइफ आ जाती है तो उस लाइफ को बचाने के लिए सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो स्ट्रॉन्ग मजबूत घर देता है, सेरेमिक, सीमेंट, ग्लास, वो किसके है? सिलिकॉन के बने हुए हैं। जब सिलिकॉन आ जाता है, लाइफ हमारी प्रोटेक्ट हो जाती है, तो उसे लग्जरियस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम चाहिए होते हैं, उसके लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों आते हैं। क्या काम करते हैं ये? जो अल्ट्रा प्योर मतलब प्योर स्टेट के अंदर, उसके अंदर कोई भी एटम मिक्स नहीं किए जाते। तो ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह बनाने के काम आते हैं। उसके बाद टिन के बारे में मैंने बताया, टिन अलॉय मेटल्स बनाने के, मिक्स करने के काम में आता है। और लेड के बारे में, लेड का तो नाम ही प्लम्बम से प्लम्बर, समझ सकते हो कि नाम ही है हमारे पास पानी का स्टोरेज करने के लिए। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा काम इसका लेड का वहीं आता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कार्बन फैमिली की। अब हम आगे चलते हैं, इसकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, किस किस तरीके से इसकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो सबसे पहली पीरियडिक प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पीरियडिक टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज होता जाता है, उसी तरीके से एटॉमिक साइज भी यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम चलेंगे, तो कार्बन से लेड तक, कार्बन से लेड तक एटॉमिक साइज इनका कंटिन्यूअसली क्या होगा? इंक्रीज होगा। कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा एटॉमिक साइज में। जो हमारे पास नॉर्मल ऑर्डर है वही ऑर्डर हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैं पहले भी समझा चुका हूं और एक बार फिर समझा देता हूं, और ये आगे की फैमिलीज में भी इसी तरीके से काम आने वाला है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमें किस तरीके से यहाँ पर याद रखना है? बोरोन फैमिली में भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम यहाँ पर फैमिली के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ये बोरोन फैमिली है, कार्बन फैमिली, ये कार्बन फैमिली है। इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन, और फिर नोबल गैसेज आ जाते हैं, जिनका एटॉमिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर नए नए डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल कहाँ एंटर हुए, तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑर्बिटल की एंट्री हुई और यहाँ पर एफ ऑर्बिटल की एंट्री हुई है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर डी ऑर्बिटल की और यहाँ एफ ऑर्बिटल की। ये पीरियडिक टेबल का पी ब्लॉक है। अगर हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर याद रखना है, तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जहां पर भी नए ऑर्बिटल आते हैं बोरोन फैमिली में, बोरोन फैमिली की अगर हम बात करें, तो जहां पर भी नए ऑर्बिटल आए, जैसे कि गैलियम में एंड थैलियम में, तो यहाँ पर ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल केस रहेंगे। जनरल ट्रेंड है ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करना, तो बोरोन से एल्यूमिनियम इंक्रीज और एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज, फिर इंडियम तक लगभग इक्वल या फिर इंक्रीज, या फिर इंडियम से थैलियम तक डिक्रीज हो जाएगा। और इंडियम से थैलियम में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है वो लगभग कांस्टेंट ही होती है, इंक्रीमेंट नहीं होता। ये बोरोन फैमिली में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बोरोन फैमिली में डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल दोनों इफेक्टिव होते हैं। कार्बन फैमिली में ओनली एफ ऑर्बिटल इफेक्टिव होगा, डी ऑर्बिटल नहीं होगा। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि बोरोन फैमिली में हमें डी और एफ दोनों में चेंज करना है, कार्बन फैमिली में ओनली एफ में चेंज करना है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में किसी में भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर हमारा क्या बनना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का? जनरली टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज कर सॉरी जनरली टॉप टू बॉटम आने पर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज ही करेंगे। देखो, कार्बन से सिलिकॉन आए, डिक्रीज हुआ। सिलिकॉन से जर्मेनियम में आए तो भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि डी ऑर्बिटल में यहाँ पर इफेक्ट नहीं होता। जर्मेनियम से टिन तक आए तो भी डिक्रीज हुआ, लेकिन टिन से जब लेड पर आएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा।
एफ ऑर्बिटल में हमें यहाँ पर चेंज कर देना है, एक्सेप्शनल केस है। हर एक्सेप्शन का रीजन होता है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल केस है हमें याद रख लेना है, हर एक्सेप्शन का रीजन होता है। लेकिन बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जो बहुत हाई लेवल में चले जाते हैं, मतलब अगर हमें उनके बारे में पढ़ना है तो हमें और ज्यादा स्टडी उसके बारे में करनी पड़ती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक में 12th लेवल तक ऐसा बोल दिया जाता है कि ये चीजें सिर्फ याद कर लो, ये एक्सेप्शन है। एक्चुअल में हर एक्सेप्शन का रीजन है, लेकिन आगे लेवल पर है, ठीक है। यहाँ का जो एक्सेप्शन का रीजन होगा वो इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, जो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखो एसएन से पीबी की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद लेड आएगा और उसके बाद टिन आएगा। तो ये हमारे पास इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ये ऑर्डर इसी तरीके से करना है, और वहां कोई एक्सेप्शनल केस हमें नहीं लेकर आना है, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियडिक टेबल में जनरली बताया जाता है कि टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज और टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्सेप्शन बोरोन फैमिली में भी थे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्सेप्शन कार्बन फैमिली में भी है। लेकिन बोरोन फैमिली में एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आएंगे, जहां डी और एफ ऑर्बिटल की एंट्री आएगी। देखो ये हर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन कार्बन फैमिली में चेंज कहाँ आएगा, जहां एफ ऑर्बिटल की एंट्री हुई है, ओनली एफ ऑर्बिटल, मतलब कि लेड के अंदर, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होता है, तो कार्बन से सिलिकॉन आने पर डिक्रीज हुआ 1.8। बोरोन फैमिली में इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज ना होकर लगभग कांस्टेंट हो गया 1.8, 1.8 एंड 1.8। और टिन से और लेड पर आते आते जब एक्सेप्शनल केस आएगा हमारे पास, तो वहां पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी 1.9। तो इतना टिपिकल नहीं है, इसकी वैल्यूज भी अगर तुम याद रख लोगे तो ऑर्डर इजीली याद हो सकता है, वैल्यूज याद रखना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन 1.8 एंड लेड की आ जाएगी हमारे पास 1.9। अब बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आने पर मास इंक्रीज होता है, वैसे वैसे डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए। तो उस हिसाब से जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए था, वो ऑर्डर होना चाहिए था, कार्बन सबसे हल्का एलिमेंट है तो डेंसिटी सबसे कम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, एसएन एंड लेड, ये ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कार्बन एंड सिलिकॉन को यहाँ पर थोड़ा सा शफल करना है, इसका रीजन हमें आगे पता लगेगा जब हम इनके बॉन्ड एंथैल्पीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कार्बन हमारे पास थोड़ा सा डेंसिटी में हैवी एलिमेंट होता है, सिलिकॉन थोड़ा सा लाइट एलिमेंट होता है, तो डेंसिटी क्या होगी, सिलिकॉन की थोड़ी सी कम होगी, कार्बन की ज्यादा। उसके बाद जर्मेनियम, एसएन एंड लेड में कंटिन्यूअसली आगे चलते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम लोग, वो प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर, अब ये कैटिनेशन पावर क्या है, कैटिनेशन पावर का मतलब है सेल्फ लिंकिंग पावर। सेल्फ लिंकिंग पावर का मतलब कि हम कार्बन को कार्बन से अटैच करें तो ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनको अगर आपस में कनेक्ट किया जाए तो कितने कंटिन्यूअसली, कितने एटम्स तक ये कंटिन्यूअसली अटैच हो सकते हैं। जैसे अगर कार्बन और कार्बन को अटैच करने की बात आए तो ये तो इतना ज्यादा अटैच होता है, इसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर टिकी हुई है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जैसे ये कंपाउंड्स बनाते हैं, इसमें क्या है यहाँ, तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो यही हमारे पास सेल्फ लिंकिंग पावर है। सेल्फ लिंकिंग मतलब एक दूसरे से जुड़ना, कैटेनेशन पावर जिसे बोल सकते हैं। सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर, सल्फर की एटोमिसिटी होती है S8। S8 का मतलब सल्फर टोटल, क्राउन स्ट्रक्चर होती है इसकी, हमें पता है सल्फर टोटल 8 स्ट्रक्चर में एक दूसरे से जुड़ सकता है, 8 एटम एक दूसरे से कंटिन्यूअसली जुड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि सल्फर की कैटिनेशन पावर कितनी हो गई, तो सल्फर की कैटिनेशन पावर हम बोल सकते हैं 8। 8 सल्फर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, तो ये कैटिनेशन पावर का मतलब होता है, ठीक है। कैटिनेशन पावर डायरेक्टली डिपेंड करती है उन एटम के सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये एक दूसरे से उतना ही आगे जुड़ सकते हैं।
अगर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं होगा तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और ये एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, हमें डायरेक्टली याद रखना है कि कैटिनेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड किसके, उन्हीं एटम्स के बीच में, स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन पावर होती है इस ग्रुप में, सिर्फ इस ग्रुप की अगर हम बात ना करें, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। डायमंड में भी कार्बन कार्बन एक दूसरे से कंटिन्यू जुड़ता चला जाता है, एलोट्रोप्स बनाते हैं। तो देखो ये कार्बन की सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम, एसएन, और उसके बाद लेड। ठीक है, तो कैटिनेशन पावर टॉप टू बॉटम आने पर कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहां पर अभी हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है कैटिनेशन पावर में। ठीक है, तो ये हमारे पास पीरियडिक प्रॉपर्टीज है। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।